तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि कांग्रेस का उदय कैसे हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और यह लॉर्ड डफरिन जो उस समय में वाइसराय था उसका सहायक था। इसने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में की थी, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। एक विचार यह है कि अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करे। (1857) के विद्रोह से उन्होंने एक सबक सीखा था और वो सबक ये था कि अगर हिंदुस्तान में किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोष शासन के खिलाफ में, अंग्रेजी शासन के खिलाफ पैदा होता है या लोग हथियारबंद हो जाते हैं, तो कोई ऐसा संगठन हो जहां पर कि उस संगठन के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त कर सकें और जो रोष है, गुस्सा है या मरने मारने का जो जज्बा है उसको ठंडा किया जा सके और शासन के ध्यान में उन समस्याओं को सामने लाने पर शासन के द्वारा उन समस्याओं को त्वरित निराकरण किया जाएगा, जिससे लोग हिंसा पर नहीं उतारू हो सके, लोग हिंसा पर उतारू नहीं हो सकें और जान और माल की हानि नहीं हो सके। जिस तरह से 1857 की क्रांति में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, लगभग 6000 अंग्रेज मारे गए थे, करीब 1.5 लाख हिंदुस्तानी मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो इस प्रकार के पराभव से बचने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना किया। कांग्रेस में और दूसरे संगठन में एक अंतर था। वो अंतर क्या था कि कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल की पार्टी थी। इसका दूसरा थ्योरी क्या है? दूसरा थ्योरी यह है कि अगर ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस को स्थापित नहीं करता तो पर भी ऑल इंडिया पार्टी हिंदुस्तान में बनना निश्चित था। उसका कारण यह था कि जिसके बारे में, संगठन के बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन का उदय हुआ और जो प्रबुद्ध लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, खास करके अंग्रेजी पढ़ने से जो हायर इंटेलिजेंसिया क्लास उत्पन्न हो गया था, उनके द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी में, माने कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में क्षेत्रीय संगठन बनाए गए थे और इन क्षेत्रीय संगठन के द्वारा समय समय पर वो सरकार को आगाह करते थे, अपनी समस्या को बताते थे और सरकार से अपेक्षा करते थे कि उन समस्याओं को वो दूर करे। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के लिए 2-3 थ्योरी प्रचलित है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, उसके पीछे मकसद था कि वो चाहते थे या अंग्रेज सरकार चाहती थी कि एक ऐसा संगठन हो जो सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करे। दूसरा थ्योरी यह है कि अगर
ह्यूम कांग्रेस की स्थापना नहीं करता तो पर भी हिंदुस्तान में कांग्रेस जैसा संगठन पैदा होता। इसका कारण यह है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में तीनों प्रेसिडेंसी में, मतलब कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विभिन्न प्रकार के संगठन हिंदुस्तान के प्रबुद्ध लोगों ने स्थापित किया था। और तीसरा थ्योरी है कि अंग्रेज खुद चाहते थे, और खास करके लॉर्ड डफरिन, कि यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके विचारों से अवगत हुआ जाए, ताकि जिस प्रकार से 1857 की क्रांति एकाएक हुई और अंग्रेजों को इसकी भनक नहीं लगी, करोड़ों रुपए के जानमाल की हानि हुई, ऐसा पराभव नहीं हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कांग्रेस से पहले भी बहुत सारे संगठन हिंदुस्तान में पैदा हो गए थे, और सबसे पहला जो संगठन था जो आपको प्रीलिम्स में पूछेगा वो ये था बंग भाषा प्रकाशिका। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये बंगाल में इसका संगठन किया गया था। ये 1836 में हुआ था। इसके बाद में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ये बनाया गया था 1837 में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जमींदारों का संगठन था और ये जमींदारों के हित की रक्षा के लिए इस संगठन को बनाया गया था। इसके बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडिया एसोसिएशन, (1843) में इसको स्थापित किया गया था। और 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और लैंड होल्डर्स एसोसिएशन दोनों मिलकर के 1851 में इन्होंने एक नया संगठन बनाया और उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये सभी कलकत्ता में बने थे। इसके बाद इंडिया लीग नामक संस्था को शिशिर घोष ने स्थापित किया था, और ये स्थापित हुआ था 1875 में। इंडिया लीग इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्हें इंडियन एसोसिएशन (1876) में इसका गठन किया गया था। सुरेंद्रनाथ एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था 1876 में गठित किया गया था। बॉम्बे में भी विभिन्न प्रकार के संगठन प्रबुद्ध वर्गों के द्वारा स्थापित किए थे, जिसमें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज मेहता द्वारा संगठित किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा, इसको एम.जी. रानाडे ने स्थापित किया था 1876 में। और मद्रास में मद्रास महाजन सभा
इसको वीर राघवाचार्यार और जी सुब्रमण्य अय्यर ने 1884 में स्थापित किया था। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस के स्थापना से पूर्व तीनों प्रेसिडेंसी में विभिन्न प्रकार के एसोसिएशन गठित किए गए थे जो क्षेत्रीय मुद्दों को अंग्रेज के सामने में उठाते थे और उसके समाधान की प्रयास करते थे। शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक तरीके से अंग्रेज सरकार को संतुष्ट करने का प्रयास करते थे। लेकिन ऑल इंडिया लेवल की पार्टी अभी तक नहीं बनी थी और ये पार्टी बनी 1885 में और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और सबसे पहला जो इसका प्रेसिडेंट था वो था W.C. बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में इसका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था कंसोलिडेशन ऑफ इंडियंस at national level transcending barriers like caste, religion, तो कांग्रेस संगठन का पहला जो उद्देश्य था वो था हिंदुस्तानियों को राष्ट्र के स्तर पर, इन्होंने हिंदुस्तान के स्तर पर मजबूती प्रदान करना और यह मजबूती धर्म, जाति या क्षेत्र या लिंग जो भेद हैं उनसे ऊपर उठ करके हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दूसरा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था कि जनमत तैयार करना। जनमत तैयार करना और तीसरा पॉइंट था भविष्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करना। तो ये इसका उद्देश्य था। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था ठाकुरदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन 31 दिसंबर को 1885 में हुआ था और इसके पहले प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया वो था कि इंडियनाइजेशन, माने हिंदुस्तान में जो आईसीएस की भर्ती होती है, जो यहाँ पर आईसीएस काम करते हैं, उसमें आईसीएस कैडर में भारतीयकरण होना चाहिए। आईसीएस कैडर में भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा था कि साम्राज्यवाद हितों की रक्षा के लिए
ब्रिटिश सरकार अक्सर कभी अफगानिस्तान में, कभी बर्मा में, कभी एशिया के दूसरे देशों में युद्ध लड़ती है और सारे खर्चे हिंदुस्तान की सरकार उठाती है। तो उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया वो था कि जैसे उस समय में बर्मा में लड़ाई चल रहा था और अंग्रेजी फौज बर्मा, अपर बर्मा को मिलाने की कोशिश कर रही थी, लोअर बर्मा तो पहले ही वो मिला चुके थे, तो उन्होंने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया कि जो अपर बर्मा में जो अंग्रेजी सरकार जो अभी युद्ध लड़ रही है और उसको मिलाने की कोशिश कर रही है, वो उसे बंद किया जाए। और तीसरा पॉइंट था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसे कि मैंने बताया था 1861 एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी स्थापना की गई थी। तो अब चूंकि 1892 में पुनः रिफॉर्म एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाना तय था, तो इसीलिए उनका ये कहना था कांग्रेसियों का कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अधिक से अधिक हिंदुस्तानियों को भागीदारी मिले और इसका विस्तार किया जाए। और तीसरा पॉइंट था कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो सरकार कर रही है उसमें कटौती किया जाए और इसके बदले में आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुधार में उन पैसों को लगाया जाए। तो इस तरह से कांग्रेस की शुरुआत 1885 ईस्वी में हुई। 1885 से लेकर 1885 से 1905 तक इस पीरियड को कांग्रेस में उदारवादियों का युग कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मॉडरेट्स। अब इन उदारवादियों का एजेंडा क्या था? तो उस एजेंडे को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक, संवैधानिक एजेंडा में पहला एजेंडा था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। माने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ताकि जो कार्यपालिका अपनी मनमानी पर उतर जाती है, किसी को भी बिना कारण के अरेस्ट कर लेती है, तो अगर एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो उससे जो कार्यपालिका का जो निरंकुश शासन है उस पर कुछ लगाम लग सकेगा। ये पहला उनका बिंदु था। दूसरा था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिंदुस्तानियों की संख्या बढ़ाई जाए और नॉमिनेशन माने नामांकन के अपेक्षाकृत चुनाव के माध्यम से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का चयन हो। दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा कि जो जैसे कि आप जानते हैं कि उस जमाने में जो कलेक्टर होता था उसके पास में जुडिशियल पावर भी होता था और एग्जीक्यूटिव पावर तो उसके पास था ही। तो कांग्रेसियों का पहला जो फोकस था वो था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग अलग किया जाए। और इसी कारण से आप देखते हैं कि जब भारत का संविधान बना तो नीति निर्देशक तत्व में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए और इसके लिए सरकार ने कार्रवाई भी किया। और 1973 में नए सीआरपीसी हिंदुस्तान की सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट से पास कराया और आज की स्थिति में
न्यायपालिका और कार्यपालिका तहसील स्तर पर अलग अलग है, लेकिन उस जमाने में ये बात नहीं थी। इसीलिए कांग्रेसियों का फोकस कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलग अलग करने के लिए उनके एजेंडा में शामिल था। एक पॉइंट और है, और वो यह है कि जैसे कि मैंने बताया था कि 1858 एक्ट के तहत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसके साथ में 15 मेंबर के काउंसिल भी बनाए गए थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सलाह मशविरा और खास करके फिनेंशियल मैटर्स में, वित्तीय मामले में उनके सलाहकार थे। और इनके जो तनख्वाह या जिसको सैलरी बोलेंगे अंग्रेजी में, सैलरी या पेंशन या भारी भरकम जो अमला इंडिया हाउस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रखा था, उन पर जो खर्चे होते थे उसको भारत सरकार वहन करती थी। तो उदारवादियों का एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी था कि इस काउंसिल की कोई जरूरत नहीं, इसको खत्म कर दिया जाए ताकि इस पर जो खर्चे हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। अब दूसरा एजेंडा क्या था? सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके तहत में सामाजिक और आर्थिक सुधार। तो सबसे पहला जो उनका उदारवादियों का एजेंडा था वो ये था कि देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसका रीजन, जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि अंग्रेजों की गलत नीति के कारण हिंदुस्तान के जो स्वतः के जो इंडस्ट्री थे, उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, कॉटन इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, या जो दूसरे जो उद्योग लगे हुए थे, और खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें कि विश्व में सबसे बड़ा नाम था, तो अंग्रेजों के गलत नीति कारण से ये सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, और जिसके कारण से बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई, जमीन पर भार बहुत ज़्यादा हो गया। तो उदारवादियों का ये एजेंडा था कि अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे। तो दोस्तों, जो सामाजिक और आर्थिक जो सुधार का एजेंडा उदारवादियों ने रखा था वो क्या क्या था? पहला कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार पर यह दबाव बनाया कि आप जिस तरह से अंग्रेजी सामान को धड़ल्ले से हिंदुस्तान में पहुंचा रहे हैं, यहाँ के बाजार को अंग्रेजी माल से पाट दिया गया है, किसी प्रकार का कोई टैरिफ ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, और हिंदुस्तानियों के द्वारा बने हुए माल को वहाँ पर हैवी ड्यूटी का सामना करना पड़ता है इंग्लैंड में, तो इसको ख़त्म किया जाए। और इसके अतिरिक्त देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि बेरोजगारी समस्या कम किया जा सके। दूसरा जो उनका एजेंडा था वो ये था कि जो आपने लैंड रेवेन्यू टैक्स जिसका परसेंटेज 50% से भी ज़्यादा हो जाता था, जो किसानों को कमर तोड़ने वाला टैक्स होता था, और अगर किसान समय पर टैक्स या रेंट का भुगतान नहीं करता था तो उसकी ज़मीन नीलामी कर दी जाती थी, तो उस रेंटल में कमी करने के का भी एजेंडा उदारवादियों ने अंग्रेजों के समक्ष रखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जो आप नमक पर जो टैक्स लगाए हैं उसको भी बंद करिए, क्योंकि नमक एक ऐसा पदार्थ है जिसको हर व्यक्ति के लिए वह आवश्यक है, और यह प्रकृति के द्वारा ईश्वर प्रदत्त पदार्थ है, इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। तो साल्ट टैक्स पर भी उन्होंने पिटीशन दिया और कहा कि इस टैक्स को खत्म किया जाए। और अगला जो पॉइंट था वो था कि आप जिस प्रकार से अपने साम्राज्यवादी हितों को
बढ़ावा देने के लिए बर्मा में, अफगानिस्तान में, पश्चिम एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में जो मिलिट्री कार्रवाई कर रहे हैं और जिसका भार भारत सरकार उठा रही है, तो ये साम्राज्यवादी एजेंडा बंद करें। क्योंकि अल्टीमेटली हिंदुस्तान का जो नागरिक है उसे ही इस कर्ज को वहन करना पड़ता है। और सबसे जो लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि उदारवादियों ने अंग्रेज सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि किसानों की रक्षा किया जाए और खास करके जमींदारों से, क्योंकि जमींदार खास करके बंगाल प्रांत में, उस समय का जो बंगाल प्रांत था वो उसमें बिहार और उड़ीसा और आज का पूर्वी बंगाल जिसको कि बांग्लादेश बोलते हैं और आज का आसाम, इतना बड़ा भूभाग में बंगाल प्रांत फैला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि, और आप जानते हैं दोस्तों कि आपको केवल आसाम को छोड़ करके इन सारे इलाकों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। उसमें जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था। इसके बारे में हम प्रत्यक्ष से वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जरूर देखें। तो कांग्रेसियों ने अंग्रेज सरकार पर यह दबाव डाला कि जिस तरह से जमींदार लोग किसानों के शोषण कर रहे हैं, समय पर अगर भुगतान नहीं होता है तो उनके जमीन को नीलाम कर दी जाती है और किसान भूमिहीन हो जाता है, कर्ज में डूबा हुआ है, तो उसको मतलब जमींदारों पर भी लगाम कसें ताकि किसानों को सुविधा हासिल हो सके और किसान खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में भी कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण सुझाव अंग्रेज सरकार के पास में रखे और उनका कहना था कि जो आप हाई ग्रेड ऑफ सर्विस, जो ऊंचे पद के जो पोस्ट हैं, माने ऊंचे पोस्ट सरकारी जो पद हैं, उसमें हिंदुस्तानियों को बिना भेदभाव के उनमें रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना किया जाए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि एक हिंदुस्तानी अंग्रेज फौज में हवलदार मेजर से ज़्यादा पद नहीं पा सकता था, वो पुलिस अधीक्षक नहीं हो सकता था, मैंने एसपी नहीं हो सकता था, वो कलेक्टर नहीं हो सकता था। अधिक से अधिक जीवन के अंतिम मतलब कैरियर के अंतिम सोपान पर वो अधिक से अधिक डिप्टी कलेक्टर के पद को सुशोभित कर सकता था। इसी तरह से पुलिस विभाग में भी वो डीएसपी से ज़्यादा ऊंचे पद पर नहीं जा सकता था। तो उदारवादियों का यह कहना था कि जितने भी हाई ग्रेड के सर्विस हैं, सरकारी पद हैं, उसमें हिंदुस्तानियों को बिना भेदभाव के उनको पद दिया जाए। एक फैक्टर और भी था कि जिस तरह से उन्होंने आईसीएस के कैडर में पूरी तरह से एकाधिकार करके रखा था, उसके दो तीन उसके दुष्परिणाम थे। पहला, अंग्रेज आईसीएस अफसर हिंदुस्तान के जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं होते थे, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। दूसरा, उनकी जो सैलरी या तनख्वाह जो होता था वो हिंदुस्तानी कर्मचारी अधिकारियों से बहुत ज़्यादा होता था। तीसरा, कि जब वो रिटायर करते थे तो इंग्लैंड जाते थे और वहाँ पर उन्हें पेंशन मिलता था और वो हिंदुस्तान की सरकार उस पेंशन को भुगतान करती थी, अपने खर्चे को वहन करती थी। तो इस तरह से देश का जो रिसोर्स था, जो धन था, उसको अंग्रेज सरकार अपने अधिकारियों के तनख्वाह में, पेंशन में खर्च कर डालती थी। तो अगर हिंदुस्तानियों को आईसीएस के पद पर या पुलिस अधीक्षक के पद पर या आईपी, जिसको आईपीएस को पहले आईपी बोला जाता था, इंडियन पुलिस, तो उस पद पर अगर रखा जाएगा तो उससे कम पैसे में भी उनको कम पैसे देकर के भी उन्हें पद पर आसीन किया जा सकता है। और
हिंदुस्तान का जो रिसोर्स है उसको बचाया जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि जो लोकल बॉडीज है, जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व के वीडियो में पंचायती राज के बारे में बताया, 73वां और 74वां संशोधन के बारे में बताया, तो उदारवादियों का एक प्रमुख मांग ये था कि जो जिला स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर जो शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ये जो महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें हिंदुस्तानियों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं और लोकल बॉडीज को, जो क्षेत्रीय संगठन हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जिला ग्राम पंचायत, उनमें हिंदुस्तानियों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वास्थ्य में, शिक्षा में और जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसके भी विस्तार करने की योजना अंग्रेज सरकार के पास में रखी, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तानियों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तो चूंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, शिक्षा का बहुत अभाव था, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल की संख्या बहुत कम थी, तो उदारवादियों का जो महत्वपूर्ण एजेंडा था वो ये था कि इन क्षेत्रों में पैसे अधिक खर्चे किए जाएं और जो अंग्रेज सरकार मिलिट्री एक्सपेंडिचर में अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है उसको बंद करके इन सेक्टर में, खास करके स्वास्थ्य में, शिक्षा में और मेडिकल फैसिलिटीज में, कृषि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु कांग्रेस ने समय समय पर अंग्रेज सरकार के पास में उठाए और इनका जो मेथड था वो 3 था। प्रेयर्स, पिटिशंस और प्रोटेस्ट। उदारवादियों ने कोई हिंसक नीति नहीं अपनाया। उनका जो तरीका था वो ये था कि अंग्रेज सरकार के पास में वो प्रार्थना पत्र भेजते थे, उन्हें निवेदन करते थे और प्रोटेस्ट करते थे, विरोध जताते थे। तो इसको 3P के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस जमाने में जो अंग्रेज सरकार का रवैया था वो बहुत ज़्यादा सख्त था। इस सख्ती का एक वानगी ही आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद में जस्ट 1-2 साल के अंदर में लॉर्ड डफरिन ने सारे सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशन में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी कांग्रेस के अधिवेशन में जो सरकारी अधिकारी वो नहीं जा सकता है। दूसरा, उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने देखा कि धीरे धीरे कांग्रेस की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जो उस समय में जो क्लास स्ट्रक्चर था कांग्रेस का वो अपर मिडिल क्लास का स्ट्रक्चर था। अभी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और मासेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। वो प्रबुद्ध वर्गों का एक संगठन था जो साल में 3 दिन के लिए इकट्ठा होते थे और प्रस्ताव पास करते थे सरकार के खिलाफ। इनके कांग्रेस के पास में कोई इस प्रकार का मैकेनिज्म भी नहीं था कि बाकी दिन, साल के जो बाकी दिन हैं उसमें किस प्रकार से अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो कांग्रेस शैशवावस्था में थी और 1885 से लेकर के 1905 तक वह इन शांतिपूर्ण तरीकों से अंग्रेज सरकार को यह विश्वास जताने में सक्षम हुए कि जो हिंदुस्तान की समस्या है उन समस्याओं को बिना निदान किए हुए देश में शांति की बहाली या शांतिपूर्ण प्रशासन नहीं किए जा सकते हैं। तो अब चलते हैं मूल्यांकन की तरफ कि उदारवादियों का जो 20 साल का जो कार्यक्रम था उसमें
उनका अचीवमेंट क्या था? दोस्तों, अंग्रेज शुरू से ही कांग्रेस के खिलाफ हो गए। उन्हें यह पता लग गया कि कांग्रेस संगठन की लोकप्रियता दिन पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध कांग्रेस पर लगाए। उन्होंने उपहास करना शुरू किया कि ये जो है वो बाबुओं का संगठन है, ये वकीलों का संगठन है, ये विद्रोही ब्राह्मणों का संगठन है, ये उन लोगों का संगठन है जिनका जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और एक खलनायक माने विलेन के रूप में अंग्रेज सरकार ने प्रोजेक्ट करना शुरू किया। और लॉर्ड कर्जन का तो मंशा यही था कि उन्होंने कहा था कि हमारा जो एक महत्वपूर्ण मकसद ये है कि कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस, हालांकि शुरू में तो उन्होंने सोचा कि एक ऑल इंडिया संगठन होगा जिसमें जो सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करेगा, लेकिन यह दांव जस्ट उल्टा पड़ गया। अब कांग्रेस डिमांडिंग हो गई, जो जनता की समस्याओं को अंग्रेज सरकार के पास में रखती गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सवाल यह उठता है कि इस 20 साल के दरमियान में कांग्रेस ने क्या खोजा, क्या पाया? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने ड्रेन थ्योरी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के जो मोरल फाउंडेशन था, जो नैतिक आधार था, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और उदारवादियों ने ये विभिन्न स्टैटिस्टिकल डाटा विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा कर करके रिसर्च पेपर तैयार करके उन्होंने सिद्ध किया कि किस तरह से अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान के बहुमूल्य और अकूत संपत्ति को हिंदुस्तान से ब्रिटेन ले जा रहा है। और इसके लिए वहां के ब्रिटेन के नागरिकों और वहां के सांसदों को भी उदारवादियों ने वहां पर जाकर के उनको समझाया बुझाया कि ब्रिटेन का जो शासन हिंदुस्तान पर चल रहा है वो हिंदुस्तानियों के हित में नहीं है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उदारवादियों का इस 20 साल के कार्यक्रम के दौरान। दूसरा इंपॉर्टेंट जो उनका अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने जनता को जागृत किया और उन्हें एक हिंदुस्तान एक राष्ट्र के रूप में सोचने के लिए विवश किया। इसके पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के समय में हिंदुस्तान के अधिकांश लोग हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपने क्षेत्र के बारे में सोचते थे, वो अपने लोकल तालुकेदार के बारे में सोचते थे, जमींदार के बारे में सोचते थे, अपने राजा के बारे में सोचते थे, लेकिन कोई हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचता था। तो इस 20 साल के कार्यक्रम के दौरान उदारवादियों की सबसे बड़ी जीत ये हुई कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन मतलब जनमत को हिंदुस्तान के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। और जहां पर जाति, धर्म, संप्रदाय, गोत्र, वंशवाद, क्षेत्रवाद, इन सब जो रुकावटें थी, जो बैरियर्स थी, उनसे ऊपर उठ करके लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में सोचना शुरू किया और उनमें एंटी ब्रिटिश फीलिंग माने अंग्रेज सरकार के खिलाफ में एक विरोध की भावना उत्पन्न हुई और वो समझ गए कि ये जो अंग्रेज सरकार है वो हिंदुस्तानियों के हित रक्षक नहीं है, बल्कि वो उसके हित को वो अपने हित के लिए काम कर रहा है। और जब तक अंग्रेज सरकार यहां हिंदुस्तान में मौजूद है तब तक हिंदुस्तानियों की तरक्की संभव नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका माइनस पॉइंट क्या रहा? तो दोस्तों, जैसा कि अंग्रेजों ने नीति अपनाया डिवाइड एंड रूल का, डिवाइड एंड रूल, जिस तरह से रोमन इंपायर ने डिवाइड एंड रूल की थ्योरी अपनाया था, उसी तरह से अंग्रेज सरकार ने डिवाइड एंड फूट डालो और राज करो,
ये सिद्धांत उन्होंने हिंदुस्तान में भी लागू किया। और उन्होंने जब देखा 1892 ईस्वी के बाद से, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के कैडर में वृद्धि हो रही है, उसकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, तो उन्होंने एक नया चाल खेला। उसका नाम था फूट डालो राज करो। और इसके तहत में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल, जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको अभी, तो उन्होंने मुसलमानों को उकसाया। और सर सैयद अहमद खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान लोग कांग्रेस में शामिल नहीं हो तो बेहतर होगा। हालांकि बहुत सारे मुसलमान शामिल हुए 1885 के प्रथम अधिवेशन में, लेकिन लब्बो लुबाब ये रहा कि अधिकांश मुसलमान कांग्रेस से दूरी बना लिया। और ये दूरी कैसे बनाया? अंग्रेज सरकार के प्रोवोकेशन पर, उसके इशारों पर। और इसी कारण से 1906 में अंग्रेजों के सह देने से, उसके इशारों पर, ढाका के नवाब ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। और इस तरह से कांग्रेस के काउंटरवेट के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के द्वारा की गई थी, अंग्रेज के इशारे पर। तो उदारवादियों का एक जो माइनस पॉइंट ये रहा कि वो अधिकांश मुसलमानों को, या मेजॉरिटी मुसलमान था, मतलब मुसलमानों के बहुमत को अपने तरफ लाने में सफल नहीं हो पाए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इस मामले में वो उतना सफल नहीं हो पाए जितना कि ड्रेन थ्योरी के मामले में वो सफल हुए। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो इनका अचीवमेंट है वो ये था कि जिसको अचीवमेंट हम नहीं कहेंगे, कि जिसको हम कमी कहेंगे। और वो कमी था कि उदारवादियों के लाख प्रयास करने के बाद भी वो हिंदुस्तान के जनमानस, लोअर मिडिल क्लास और मासेस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनका जो मेथड था वो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत सिंपल था। प्रार्थना देना, पिटीशन देना, विरोध प्रकट करना, ये सारे पॉइंट्स थे, लेकिन वो जनमानस को प्रभावित नहीं कर पा रहे। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उग्रवादियों का कांग्रेस में, या जिसको अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उनका उदय का क्या कारण था, उसका प्रभुत्व होने का क्या वजह था, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। हमारा टॉपिक था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, कि राष्ट्रवाद का हिंदुस्तान में उदय के क्या कारण थे और कांग्रेस की स्थापना का क्या कारण था। उसके शुरुआती 20 साल के दरमियान कांग्रेस ने क्या खोजा, क्या पाया, इसके बारे में हमने समग्र मूल्यांकन किया है। आप इस वीडियो को देखें। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा प्रतिदिन 2 या 3 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसको जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराएं, ताकि दूसरे वीडियो में हम उन सुझावों को शामिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।